क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम विषय इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। इसमें टॉपिक था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे भारत की जलीय सीमाओं के बारे में। भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो भारत की कुल जलीय सीमा की जो लंबाई है टोटल वो 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है। 9 स्टेट है जो मतलब कि भारतीय जलीय सीमा बनाते हैं। 4 यूनिट है मतलब कि यूटी है जो मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। ये भारत का तटीय मैप है। ये इधर अरब सागर स्थित है, इधर ये खंबात की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के 9 स्टेट है वो कौन कौन से हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। वो भारत के हैं जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है। अगर हम 4 यूटी की बात करते हैं तो ये दमन एवं द्वीप एवं तथा दादर नगर हवेली, और एक है जो लक्षद्वीप समूह, और एक पांडुचेरी, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की जलीय सीमा लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश है और समुद्र तट की लंबाई इनकी कितनी लगती है, तो गुजरात राज्य है जो सबसे अधिक सीमा लगाने वाला तटीय समुद्र तट की सबसे अधिक सीमा लगाने वाला राज्य है। तो ये है जो मतलब कि 3,340.62 किलोमीटर है जो सीमा लगाता है। किससे लगाता है? ये समुद्र से सीमा लगाता है। सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है गोवा है। ये है जो 193.95 किलोमीटर सीमा लगाता है। ये सबसे छोटी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है ये। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे छोटी अगर जलीय सीमा लगाता है केंद्र शासित प्रदेश तो पांडुचेरी है। 42.65 किलोमीटर ये सीमा लगाता है, सबसे छोटी जलीय सीमा बनाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो 3,083.50 सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की कुल तटीय रेखा की जो लंबाई है उसे हम देखते हैं। ठीक है। भारत की तटीय रेखा की अगर हम बात करते हैं, भारत की तटीय रेखा की जो लंबाई है वो पुराने आंकड़ों के अनुसार है जो इसमें 7,516 किलोमीटर है, और अभी वर्तमान के जो 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार है इसकी जो मतलब की जो लंबाई है इसकी 11,098 किलोमीटर है। मतलब कि 48% की वृद्धि हुई है हमारी जलीय सीमा में। ठीक है। अगर हम द्वीपों की संख्या के बारे में देखते हैं तो द्वीपों की कितनी संख्या थी 2016 में? 1,382 थे पहले द्वीप 2016 में। अभी 2023-24 के जो नए आंकड़े आए हुए हैं उनमें है जो 1,389 हो गए, मतलब कि 7 द्वीप और बन गए हैं। ठीक है। भारतीय तटों का उप विभाजन देखिए। भारत की जो तट है ये वाला ये तटीय भाग है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो यहाँ से लेके कच्छ के रण से लेके केप कोमोरिन वाला ये भाग है, इसे पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। केप कोमोरिन से लेके और सुंदरबन डेल्टा तक वाला जो तटीय भाग है इसे पूर्वी तट के नाम से जानते हैं, और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी तट है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसे पश्चिमी तट क्यों बोलते हैं? पश्चिम की ओर स्थित है और ये पूर्व की ओर स्थित है, इसलिए इसे पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इनके 3 भाग कौन कौन से हैं? तो कोंकण तट है, कन्नड़ तट है और एक मालाबार तट है। ठीक है। तो कोंकण तट है कच्छ के रण से लेके गोवा तक वाला ये भाग है, इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा से लेके मैंगलोर वाला भाग है इसे कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, और मैंगलोर से लेके केप कोमोरिन वाला भाग है इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। पूर्वी तट है इसे 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट है ये सुंदरबन डेल्टा से लेके कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, ठीक है, यहाँ तक है, इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी से लेके केप कोमोरिन वाला ये वाला भाग है यहाँ तक, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है।
एक मिनट। इसमें अगर आपसे कोंकण तट को गुजरात में किस नाम से जानते हैं, अगर ऐसे आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको बताना काठियावाड़। अगर आपसे ऐसे पूछ लेता तो उत्तरी सरकार तट को उड़ीसा राज्य में किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना उत्कल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। भारत की हम जलीय सीमाओं की बात करेंगे। इसे मतलब कि कौन कौन सी कितनी जल सीमाएं होती है, तो 3 जल सीमाएं होती हैं। 3 भागों में बांटा गया है जलीय सीमा को। पारदेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और आर्थिक अनयन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये 3 सीमाएं। समुद्रिक दूरी होती है, समुद्र की जो दूरियां होती है हमारे तट से, उसे नॉटिकल मील में मापते हैं। एक नॉटिकल में है जो 1800 मतलब कि 1852 मीटर होते हैं। अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो 1.852 किलोमीटर होते हैं। और समुद्र की गहराई की बात करते हैं तो समुद्र की गहराई को फेदम में मापा जाता है। ठीक है। ये हमारा पश्चिमी तट है। ये हमारा मतलब कि भारत का इधर ये तट वाला हिस्सा है, मतलब कि धरती का भाग है ये वाला। यहाँ से ये तट से लेके और यहाँ तक की ये समुद्र की जो 12 नॉटिकल मील की तक की दूरी है समुद्र में। ठीक है। इसे प्रादेशिक सीमा के नाम से जानते हैं। और ये तट से लेके और 24 नॉटिकल मील की दूरी तक का जो समुद्र का एरिया है इसे संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ तट से लेके 200 नॉटिकल मील की दूरी का जो समुद्र का क्षेत्र है उसे आर्थिक अनयन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत हमें सैन्य अभ्यास करने की सभी अनुमतियां होती है। जो अन्य देश यहाँ पर आकर सैनिक अभ्यास नहीं कर सकता है भारत की अनुमति के बिना। ठीक है। ये 2 देशों के मध्य 200 नॉटिकल मील की दूरी नहीं है। मतलब कि अगर कोई 2 देश है और वहाँ पर अगर समुद्र का क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, और तो उसमें वो कह रहा है यदि 2 देशों के मध्य 200 नॉटिकल मील की दूरी नहीं है तो जितनी भी हो उसे 50-50 कर लिया जाए, मतलब 50-50 में बांट लिया जाए। आर्थिक अनयन क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ होता है इनका। ठीक है। वो देश सामुद्रिक सीमावर्ती देश कहलाते हैं। जिस प्रकार मतलब कि हमारा जो मतलब कि अगर ऐसे बात करते हैं तो ये सामुद्रिक सीमावर्ती देश होते हैं। ये है जो 7 देश है हमारे। ठीक है। भारत के सामुद्रिक सीमावर्ती देशों की अगर हम बात करते हैं तो 7 देश है। 7 देश कौन कौन से, देखिए ये हमारा भारत का मैप है। पाकिस्तान है, एक मालदीव है, श्रीलंका है। इनके मध्य मतलब कि 200 नॉटिकल मील की दूरी नहीं है। ये मतलब कि पास में है, 200 नॉटिकल मील की दूरी के अंदर अंदर आते हैं, इसीलिए ये सीमावर्ती देश है। ठीक है। एक बांग्लादेश है, एक म्यांमार है, एक थाईलैंड है, एक इंडोनेशिया। इस प्रकार से ये 7 देश है जो हमारे सीमावर्ती देश है, सामुद्रिक सीमावर्ती देश है। ठीक है। इस प्रकार से सामुद्रिक व स्थानीय मतलब समुद्र व स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाले देश भारत के साथ हैं। जो मतलब 3 देश है ऐसे। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है बांग्लादेश, एक यहाँ पर म्यांमार दिख रहा है। ये मतलब कि हमारे स्थल से भी सीमा लगाते हैं और समुद्र से भी सीमा लगाते हैं। समुद्र के द्वारा भी हमारे भारत से सीमा लगाते हैं और स्थल के द्वारा भी सीमा लगाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 देश है जो हमारे स्थल से और सीमा से दोनों से ही मतलब कि समुद्र से और स्थल से दोनों से ही सीमा लगाते हैं। ये भारत का मैप है। इसमें से ये कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे गुजरात से आकर एंट्री मारती है। सबसे पहले कर्क रेखा है जो गुजरात से होकर गुजरती है। गुजरात से फिर राजस्थान में आती है, राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल से होकर ये त्रिपुरा में होते हुए और ये मिजोरम से होकर आगे निकल जाती है। इस प्रकार से 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। ठीक है। ये भारत का मैप है। ये हमारी भारत का स्थानीय समय मतलब 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है। ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे ये यूपी उत्तर प्रदेश है। फिर ये धीरे धीरे इधर आगे बढ़ती है, फिर मध्य प्रदेश में आती है, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश से होकर ये आगे निकल जाती है। इस प्रकार से ये फैली हुई है 5 राज्यों में। ठीक है।
नज़दीकी शहर यहाँ पर एमपी मध्य प्रदेश में नज़दीकी शहर प्रयागराज है इसका। अगर कोई पूछ लेता है कि 82° पूर्वी देशांतर के पास में सबसे नज़दीकी शहर कौन सा है, तो आपको प्रयागराज बताना है। नैनीग्राम से होकर ये गुजरती है, ठीक है। ये भारत का मैप है। प्रमुख विभाजन चैनल, मतलब कि विभाजन चैनल होता है जो विभाजन का मतलब होता है उसे दो भागों में विभाजित करता है। अगर कोई चीज़ है उसे दो भागों में विभाजित करनी है, एक चीज़ को अगर दो भागों में विभाजित करने वाला अगर कोई होता है तो उसे विभाजन चैनल के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से देखिए, ये समुद्र में स्थित है सभी, ठीक है। इनको अगर कोई समुद्र में अगर मतलब कि अलग करता है तो कौन करता है, कौन कौन सा चैनल करता है, ठीक है। जिस प्रकार से ये मालदीव है, ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अगर समुद्र में मतलब कि इनको अलग करता है तो 8° चैनल करता है, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप को अगर लक्षद्वीप से अगर कोई अलग करता है तो 9° चैनल करता है, ठीक है। अगर हमारे बाहर से श्रीलंका को अगर कोई चैनल मतलब कि कौन सी जल संधि है जो मतलब कि अलग करती है, तो पाक जल संधि के द्वारा ही इसे अलग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसे बीच में से होकर ये गुजर जाती है, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट, अगर आपसे पूछता है कि श्रीलंका और भारत के को कौन सी जल संधि के द्वारा विभाजित किया जाता है, तो पाक जल संधि के द्वारा विभाजित किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन कौन सा चैनल है जो मतलब कि विभाजित करता है, तो 10° चैनल है जो हमें विभाजित करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। अगर कोई आपसे इसे पूछ लेता है कि निकोबार को मतलब कि ये निकोबार द्वीप समूह है, इसे सुमात्रा द्वीप को कौन सा जल चैनल है, इन दोनों को कौन सा जल विभाजक है जो मतलब कि इन्हें अलग करता है, तो ग्रेट चैनल है, इसे दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान है, ठीक है, इनको कौन सा चैनल है जो अलग करता है, तो आपको बताना है दक्कन चैनल, ठीक है। अगर कोई आपसे ऐसे पूछ लेता है कि म्यांमार को अंडमान उत्तरी अंडमान, ठीक है, कोको चैनल अलग करता है, ठीक है। कौन सा चैनल अलग करता है म्यांमार से उत्तरी अंडमान को, कौन सा चैनल अलग करता है, तो आपको बताना है कोको चैनल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जल विभाजक है, चैनल है। भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा भारत है, इसका भारत के 100% क्षेत्रफल, अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारा भारत का पूरा क्षेत्रफल है, ये मतलब 100% क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके 100% भाग पर कौन कौन सी चीज़ें फैली हुई है और उनका वो कितनी कितनी प्रतिशत भाग पर कितनी प्रतिशत फैली हुई है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 43.2% भाग पर मैदान है, मतलब कि हमारे जो भारत है, भारत का कुल क्षेत्रफल के 43.2% भाग पर मैदान फैला हुआ है, 27.7% भाग पर पठारी प्रदेश है और 18.6% भाग पर पहाड़ है, ठीक है। 10.5% भाग पर पर्वत है, ठीक है। आइए, यह है इस प्रकार से एक मैप बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई आपको दिखता है तो ये पर्वत होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये नुकीली इस प्रकार से ये दिख रहा है तो ये इस प्रकार से अगर कोई दिखता है तो ये पहाड़ी होती है। इस प्रकार से अगर कोई समतल है पठार, ठीक है, पत्थर है और वो समतल है, ठीक है, और ये बड़ा है तो इसे पठार के नाम से जानते हैं। और अगर ये समतल है मैदान है, ठीक है, तो इसे मैदान कहते हैं। और ये समुद्र वाला एरिया हो तो इसे सागर कहते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। आइए जानते हैं हम 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। भारत का मैप है, ठीक है। भारत के इधर इधर वाले एरिया में है जो पर्वत है, ठीक है, इसीलिए इसे उत्तरी पर्वत के नाम से जानते हैं, इसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, इसका क्या नाम है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर है जो मैदान है, मैदान स्थित है, इसीलिए इसे उत्तरी विशाल मैदान कहते हैं। उत्तरी विशाल मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है, ये भी उत्तर में स्थित है। ये दक्षिण में स्थित है, ये पठार है, ये पत्थर है, तो इसे दक्षिणी पठार प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया है जो तट में है, समुद्री तट वाला एरिया है, इसे तटीय मैदानी प्रदेश कहते हैं, ठीक है।
ये वाले ये है जो मतलब कि भूमि का भाग है, जो मतलब धरती है मतलब कि उसका भाग है, यहाँ पर ये फैले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यह ये चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं, इसीलिए इसे द्वीप समूह कहते हैं। द्वीप समूह क्यों कहते हैं? विभिन्न बहुत सारे द्वीप है, इनका एक समूह है, इसीलिए इसे द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। ये लक्षद्वीप समूह है। ये वाला एरिया है, इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। महान मरुस्थल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये है जो बहुत बड़ा मरुस्थल है, ये सूखा एरिया है, रेतीला क्षेत्र है, इसीलिए इसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। हम अध्ययन कर रहे थे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इधर से यहाँ तक फैला हुआ था, आपको पता है। ये वाला इसका इस एरिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन सी काल में हुआ है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका कितना क्षेत्रफल है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नाम इसका हिमालय है। विस्तार इसका 7 देशों में है। 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, भिकमंगा, और ये अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है। उत्पत्ति इसकी सेनोजोइक महाकल्प में हुई थी, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व। 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यह अल्पाइन क्रम का पर्वत था, नवीन वलित पर्वत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, ठीक है। 33 महासागर आप सभी को पता है, पेंथालासा पेंजिया वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता होगा। मतलब कि यहाँ पर पहले 33 सागर था। 33 सागर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के आपसी अपसरण एक दूसरे की ओर खिसकने के कारण है, जो यहाँ का जो मलबा था, ठीक है, वो ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के कारण है जो यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। आज से हमारे लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये घटना घटित हुई थी। आगे हम अध्ययन करते हैं इसका जो विस्तार है। ये हिमालय पर्वतमाला है, इसका नाम दे दिया था हमने हिमालय, ठीक है। इसकी उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके विस्तार के बारे में पढ़ते हैं कि इसका विस्तार कितना है, ठीक है। हिमालय की जो लंबाई है जो 2400 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। हिमालय की औसत ऊंचाई के बारे में हम बात करते हैं तो 600 मीटर है, 6000 मीटर है, ठीक है। हिमालय की औसत चौड़ाई की बात करते हैं तो 160 से लेके 400 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये भारत के कितने क्षेत्रफल फैला हुआ क्षेत्रफल, इधर से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है इसके चारों ओर का, ये कितने क्षेत्रफल फैला हुआ? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जो मतलब कि आकृति है जो चापनुमा है, ठीक है, इस प्रकार से ये है। और इसका जो मतलब कि कहाँ से कहाँ तक की इसका विस्तार है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ पे नामचा बरवा है और यहाँ पर है जो नंगा पर्वत है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है, ठीक है। और नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है जो 881 मीटर है, और जो नामचा बरवा पर्वत है इसकी जो ऊंचाई हाइट है इसकी यहाँ पे, ठीक है। इधर ये हिमालय पर्वत की अगर कोई ऊंचाई है या नामचा बरवा पर्वत की, तो इनकी जो ऊंचाई है 2700 मतलब कि 7756 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से ये सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से हिमालय को 4 उपभागों में बांटा गया है। 4 उपभाग कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। ट्रांस हिमालय, वर्ध हिमालय को ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं, महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके आगे लघु मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसे शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से इसे जो मतलब कि 4 भागों में विभाजित किया गया। आइए जानते हैं ट्रांस हिमालय कहाँ पर है। ये वाला दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। वरद ग्रेट महान हिमालय कहाँ पर है? ये वाला दिख रहा है, इसे ग्रेट महान वरद हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे लघु मध्यम हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय है जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, ठीक है, इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय ये प्राचीन भाग है, ठीक है।
पहले हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसको कितने भागों में, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ ये ट्रांस हिमालय, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, ये कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी कौन सी सबसे लंबी ऊंची चोटी है। इन सभी के बारे में अब एक एक का अध्ययन करते हैं। तो ट्रांस हिमालय, इसके बारे में हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। ट्रांस हिमालय प्राचीन भाग है, सबसे प्राचीन भाग है, ठीक है। इसे प्रा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये अवसादी चट्टानों के द्वारा ये निर्मित हुआ है, ठीक है। ट्रांस हिमालय है, इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? काराकोरम श्रेणी, ये वाला भाग है, ठीक है। इसे लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये वाला भाग है, इसे जास्कर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और ये इधर भी फैला हुआ है और इसे कैलाश श्रेणियों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियों, ठीक है। इस प्रकार से ये फैला हुआ है, ठीक है। आगे हम बातचीत करते हैं। ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है काराकोरम श्रेणी, इसका बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये वाला भाग के बारे में, ठीक है। इसका विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक है, पामीर का पठार से लेके तिब्बत के पठार तक, ठीक है। ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। काराकोरम श्रेणियों का विस्तार यह पामीर के पठार से लेकर तिब्बत के पठार तक है और ये मध्य एशिया का मेरुदंड कहलाता है, रीढ़ की हड्डी कहलाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं। कौन से को? काराकोरम श्रेणियों को है, जो मध्य एशिया के मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देखते हैं। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये वाली चोटी है, ये वाली, इसे यहाँ पर ये मतलब कि सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका नाम है केटू गाडविन आस्टीन, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये काराकोरम श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो केटू गाडविन आस्टीन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है जो 8611 मीटर है और ये पाक अधिकृत क्षेत्र में है, मतलब कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अधिकार कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और ग्लेशियर है जो इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। काराकोरम श्रेणियों में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर और यह है जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। ये वाला भाग है, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर और ये है भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। बर्फ़ की नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, मतलब कि ये कितना बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। ये कितना बड़ा है? 72 से लेकर 76 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। ये नुब्रा, यहाँ पर एक घाटी है, उसका नाम है नुब्रा वैली, ठीक है। नुब्रा घाटी के नाम से भी जानते हैं इसे। और नुब्रा घाटी के द्वारा ही हम इस घाटी के द्वारा ही आगे सियाचिन ग्लेशियर तक पहुँचते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ समझा दिया, हम आगे और बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में है जो मतलब काराकोरम के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये काराकोरम वाली श्रेणी है, इसके नीचे वाली ये वाली श्रेणी है, इसे लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लद्दाख श्रेणी में सबसे ऊंचा अगर कोई शहर मतलब सबसे ऊंचाई पर अगर कोई शहर स्थित है हमारे भारत में तो लेह लद्दाख वाला ये क्षेत्र है, ये लेह शहर है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है लद्दाख श्रेणियों में, ठीक है। ये लद्दाख श्रेणियों में स्थित है, ठीक है। यहाँ की एक सबसे ऊंची ये वाली ये चोटी दिख रही है आपको लद्दाख श्रेणियों में, ये सबसे ऊंची चोटी है इस पर्वत की। हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की लद्दाख श्रेणियों में सबसे ऊंची चोटी है जो राकापोसी चोटी है, ठीक है। इसका क्या नाम है? राकापोसी चोटी है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का ये भाग है, लद्दाख श्रेणियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी है। ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, मतलब कि ये सबसे तीव्र ढाल है, अगर कोई यहाँ पर खड़ा हो जाए तो गिर जाए, इस प्रकार से सिस्टम है। इसकी हाइट है जो 1788 मीटर है, ठीक है। इसका विस्तार है जो लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख श्रेणियों का विस्तार है जो लद्दाख में स्थित है और इसके विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी यहाँ पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है, ठीक है। सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? लेह ही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में हम बढ़ते हैं। ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया, और ये काराकोरम श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ लिया था, और लद्दाख के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सिंधु नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ये वाला भाग है, इसे जास्कर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणियों के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम सिंधु नदी है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि सिंधु नदी कौन सी श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि जास्कर श्रेणियों का विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों में स्थित है, तो आपको बताना है लद्दाख राज्य, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से जास्कर श्रेणी का विस्तार है, 4 राज्यों में स्थित है ये। ठीक है, अगर कैलाश के बारे में, कैलाश पर्वत के बारे में, ये कैलाश पर्वत है, ये कैलाश पर्वत है जो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर कल हम और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।